हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं माइंड मैप के रूप में ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें खास बात यह है कि ये टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी उसकी जो फॉर्मूला होगी या फिर उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी स्टेटमेंट होगी, उस पे बात करने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि इन बातों को यदि आप माइंड में रखते हैं तो पूरे चैप्टर का रोटेशन आपके माइंड में हो जाता है। ठीक है, तो इन टॉपिकों को समझना जरूरी है और माइंड में सेट करके रखना जरूरी है। तो चलिए आज की टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या तो रेगुलर फ्लो ऑफ चार्ज बोलिए। इसकी जो मेजरमेंट होती है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सपोज कीजिए मैंने एक कंडक्टर वायर लिया, बट इस कंडक्टर वायर को एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज से दोनों साइड से कनेक्ट कर दिया। यानी ये हाई वोल्टेज मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है यहाँ पे, और यह लो वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज है। जैसे कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है रेगुलर वे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस तरीके से रेगुलर वे में फ्लो करना शुरू कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, बट करंट आई जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट है, फ्लो रेट, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, जो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। या तो फिर क्यू की वैल्यू जो होती है वो एन ई होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और टी टाइम हुआ। यदि एवरेज लेंगे तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम टेकन। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम के फंक्शन में चार्ज दे देता है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। क्वांटिटी एक ऐसा होता है तो स्केलर होता है, और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। अब देखिए आगे, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ माने चार्ज टाइम ग्राफ की जो स्लोप होता है इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी चार्ज है, टाइम है, स्लोप लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्यू बाई टी, यानी करंट होगा। बट बाउंडेड एरिया बाई आई टी ग्राफ यानी करेंट टाइम ग्राफ, देखो वो ये है, और टाइम एक्सिस के साथ बॉन्ड किया एरिया, तो ये क्या देगा? इलेक्ट्रिक चार्ज देगा। यानी Q इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड, है ना, ट्रायंगल ओ, है ना, ए बी। अब देखो, करंट इन सॉलिड, कोई कंडक्टर है जो सॉलिड है, और सॉलिड में जो करंट पास होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। करंट इन लिक्विड ड्यू टू आयंस, आयन कैसा? पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट इन गैस, गैस में करंट का रीजन क्या है? तो पॉजिटिव आयंस है और इलेक्ट्रॉन्स है। करंट इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर किसके कारण? तो ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ता हूं, देखिए थर्मल स्पीड है, तो कंडक्टर्स जो होता है उस कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं, जिसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर को कम करोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, ये जिगजैग पाथ पे मोशन करते रहता है, इसलिए, और लेकिन उतना ही भर में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो एक बात, दूसरी बात, जितने भी पार्टिकल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है, वो सबका जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी का, वो जीरो हो जाता है। नहीं जीरो होता तो फिर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता, जीरो होता। तो एवरेज थर्मल स्पीड डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एवरेज जो थर्मल होता है वैल्यू स्पीड का, वो जीरो नहीं होता है, बट वेलोसिटी जो होती है एवरेज, वो जीरो होता है। थर्मल स्पीड जो होती है कंडक्टर का, वो 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है।
अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि देखिए ये कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर में पहले देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे रैंडमली मोशन करते रहता है और जैसे ही आपने क्या किया इसके इसके बिटवीन वोल्टेज अप्लाई किया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस एवरेज स्पीड इसकी होगी जो एवरेज वही होगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस वी ई एम बाई टाउ यानी इसकी वैल्यू इतना होती है। इसकी रेंज 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है यानी इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज होती है वो थर्मल वेलोसिटी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब होता है यहां पर कि देखो इलेक्ट्रॉन जब जो है से मोशन करता है कंडक्टर के इनसाइड तो एक कॉलिजन एक बार एटम से आयन से कोलाइड किया फिर दूसरी बात तुरंत जितना टाइम लगा उसके गैप में वही उसके लिए क्या है रिलैक्सेशन टाइम जो कि बहुत बहुत कम होता है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखो करंट वायर है मतलब एक कंडक्टर वायर है जिसको वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडक्टर में एक खास बात होती है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब यानी पर यूनिट वॉल्यूम में होती है। ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां पर आई जो है एन ई ए वी डी होता है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन तो जान ही रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ए क्या है इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसका इलेक्ट्रॉन का। तो वीडी इज इक्वल टू आई बाई एन। वीडी वैरिज आई बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा और ड्रिफ्ट एरिया यदि बड़ा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। तो ये डिपेंड करता है। अब देखिए आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब होता है करंट बाई एरिया। देखो ये वायर है इस वायर की ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसकी फेस का डायरेक्शन इधर है इधर ही करंट जा रही तो J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। ठीक है अब यहां से I इज इक्वल टू जे यानी जे डॉट ए मिलेगा डॉट प्रोडक्ट है। जे क्या है करंट डेंसिटी है लेकिन यही यदि इसकी एरिया इस तरह से रहे झुका हुआ तो इसका कंपोनेंट एरिया का ऐसे ले लिया जाएगा जो कि ए कॉस थीटा होगा। तो J इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। तो I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट क्योंकि करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी क्या है वेक्टर है। ठीक है करंट डेंसिटी क्या है वेक्टर है और एस आई यूनिट की जब बात आएगी तो करंट बाई एरिया यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी। नेक्स्ट अब आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। देखो इसका मतलब होता है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी उसी को यहां पर बोला जाएगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एस यूनिट इधर होगा मीटर पर सेकंड ये होगा न्यूटन पर कूलम यानी न्यूटन पर कूलम तो ऊपर चला जाएगा तो एम इंटू सी मीटर कूलम बाई न्यूटन सेकंड या नहीं तो मीटर पर सेकंड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर इसलिए मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड भी लिख सकते। इसका डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डायमेंशन पुट कर देंगे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पुट कर देंगे। अब आ जाएगा आगे देखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि एक कंडक्टर वायर में इसका एक इंड ए है और एक इंड ए है इसके बिटवीन भी वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां पे जो करंट पास होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई एवरेज भी होता है लेकिन क्या होता है इसकी जो वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रहे यानी कांस्टेंट रहे।
जो कि ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। R क्या है, तो रेसिस्टेंस है। इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को डबल कर दोगे करंट डबल हो जाएगा, वोल्टेज को ट्रिपल कर दो करंट ट्रिपल हो जाएगा, वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध। ठीक है, कहीं भीड़ भाड़ है उसमें दौड़ते जाते हो तो खुद ब खुद जो है से आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो वही आपके लिए क्या है, अपोजिशन जो हुआ वही रेसिस्टेंस है। तो वही चीज होता है कि किसी वायर में जब करंट पास करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब फ्लो होती है, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, वही टेंडेंसी वही प्रॉपर्टी उसके लिए रेसिस्टेंस होती है। तो यहां पर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो यहां पर रो क्या है, तो रेसिस्टिविटी है, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R जो है L के वैरिज है, जितना बड़ा ज्यादा वायर रहेगा, लेंथ ज्यादा रहेगा, तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत दूर तक भीड़ रहे और उसमें यदि चलते हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अपोज होगा, बहुत देर तक अपोज हो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। ठीक है, रोड को बहुत चौड़ा कर दिया जाता है, किस लिए, भीड़ भाड़ ना हो और आसानी से लोग निकल सके, तो अपोजिशन कम होगा, तो यहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, और इसका डायमेंशन निकालोगे तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई, देखो R इज इक्वल टू V बाई आई से। अब यहां से इसका 1 ओम की जो वैल्यू है, ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर। तो यहां पे 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा, जो 1 ओम का वैल्यू। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि एक वायर है जिसका यूनिट लेंथ लें और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लें, तो उसमें जितना जो है से रेसिस्टेंस होगा वही उसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या तो रेसिस्टिविटी होगी। तो यहां पर देख सकते हो, ए मान लो 1 मीटर स्क्वायर, और वायर की जो लेंथ मान लो 1 मीटर, मान लो 1 तो रो इज इक्वल टू क्या लिखो, आर लिख दो। हो गया ऐसा। इसकी ए सा यूनिट लोगे तो आर का ओम होगा, इसका मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर। इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, तो यहां से वैल्यू रख करके डायमेंशन रख के निकाल सकते हो, जो इतना आएगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो है रेसिस्टिविटी है, जो एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है। तो यहां से ये होता है वायरिज एन, ठीक है, और साथ ही साथ रेसिस्टिविटी वैरिज 1 बाई रिलैक्सेशन टाइम। ये चीजें हो गया। अब देखिए कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ इट्स रेसिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर वायर ले लो, उस कंडक्टर वायर की जो रेसिस्टेंस है उसकी जो इनवर्स होती है वही क्या होता है, उसका कंडक्टेंस होता है। अब देखिए कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल टू 1 बाई आर होता है। इसकी ये साइन यूनिट पर ओम होती है, या तो इसको बोलते हैं साइमन। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी आता है इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की जो यहां पर क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, वो रेसिस्टिविटी का इनवर्स होगा। यानी कंडक्टिविटी को यहां पर किससे रिप्रेजेंट करते, स्मॉल सिग्मा से। 1 बाई रो हो गया, ठीक है। रो की वैल्यू क्या था, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ था, तो पलटी मार देगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर का। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। और एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसकी ये साइन यूनिट लोगे तो इसका ओ
मीटर, तो पर ओम पर मीटर हो जाए। एक खास बात और है कि इसको इधर मल्टीपल में लेके चले जाओगे तो इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी मटेरियल का किसी भी कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है और रेसिस्टिविटी होती है उसकी प्रोडक्ट यूनिट होता है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इन्हें बोलना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना आती है, तो 1 आती है, जो एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास होती है तो उसके लिए जरूरी है कंडक्टिविटी और साथ ही साथ वोल्टेज जो अप्लाई करे। अब वोल्टेज अप्लाई करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाना, जब करंट पास होने लगेगा तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो करंट होगी वो करंट डेंसिटी हो जाएगी, यानी J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है, तो यहां पर करंट डेंसिटी है और ये क्या है, कंडक्टिविटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया करंट डेंसिटी J, ये हो गया कंडक्टिविटी सिग्मा, और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई होता है। तो ये हो गया, और इसी से ओम्स लॉ को डिराइव किया जाता है, यानी यही ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल है। अब देखिए, कंबिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स आता है, यानी रेसिस्टेंस को कंबाइंड करते हैं तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, एक एंड से दूसरा एंड, दूसरा फिर इस तरह से रेगुलर वे में यदि कनेक्ट कर दे तो वही क्या हो जाएगा, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, इसमें होता क्या है कि R1 R2 R3 डॉट 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 Rn तक चले जाएंगे और एक जो है से वोल्टेज से कनेक्ट कर देगा। तो करंट चला इस रास्ते से, क्योंकि जितना यहां से आउट होगा उतना ही इधर क्या होगा, इन होगा। मतलब जितना करंट यहां पर आ गया जाएगा। तो ये चीज देखना है कि करंट क्या होता है, सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस जो देख रहे हो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक चले जाएंगे। फॉर एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, एन रहेगा तो R एन तक, तो क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस बनाना हो तो किस में, सीरीज में। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज का डिवीजन हो जाती है, वोल्टेज से नहीं रहता। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए सभी का फर्स्ट इंड एक पॉइंट पे, सभी का सेकेंड इंड एक पॉइंट पे कनेक्ट करके सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल से जैसे कनेक्ट किया, करंट गया यहां पे, गया इधर I1 इधर I2, इस तरह से हर एक रास्ता में क्या होते गया, बंटवारा होते। तो यहाँ पे करंट अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट सबके लिए, इसके लिए इसके लिए वोल्टेज क्या होगा, इसी पॉइंट के बिटवीन होगा, यानी भी क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट 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 Rn तक, जितना तक रहेगा उतना तक जाएंगे। और टू रेसिस्टर रहेगा R1 एंड R2 वाला, तो Rp इज इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यदि फॉर n आइडेंटिकल रेसिस्टर रहेगा तो Rp इज इक्वल टू R बाई n। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, मिनिमम रेसिस्टेंस मिलता है। तो पूछा जाएगा मिनिमम रेसिस्टेंस, तो बोलना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए डोमेस्टिक जो सर्किट होती है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो। एक बात, यदि यहां पर ऑपरेट जिसको करना चाहेंगे वो होगा स्विच लगा के, क्योंकि इसका करंट रोक देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं इधर पड़ेगा, इसके करंट को रोक देंगे तो इधर जाएगा ही करंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीरीज में यदि फर्स्ट के करंट को रोक देंगे तो सभी में करंट रुक जाएगा, यानी मजबूरी हो जाएगा कि एक को चलाएंगे तो सब चलेगा। चलाना एक है
लेकिन चलेगा सब। लेकिन इसमें कोई मजबूरी नहीं, जिसको जो है से चलाना है वो चलेगा। तो ये बातें होती। अब देखिए आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। देखिए रो थीटा इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को फॉलो करता है। रो नोट क्या है? रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। रो थीटा क्या है? रेसिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है ना। यदि मेटल की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा जब पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जस्ट उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर की यदि बात करें तो इसकी जो अल्फा होती है वो अल्फा नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर का अल्फा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। इसलिए याद रखना कि जो सेमीकंडक्टर होता है लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर का बिहेव करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा सेमीकंडक्टर, क्योंकि कुछ पल के लिए ये कंडक्टर हो जाता है और कुछ पल के लिए सेमीकंडक्टर रहता है, सॉरी इंसुलेटर रहता है। तो इंसुलेटर का जो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर और टेम्परेचर दो चीजों पर डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी। अब देखो आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। सेम सिचुएशन, रेसिस्टेंस बोलिए चाहे रेसिस्टिविटी बोलिए, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी दैट मींस रेसिस्टेंस बट स्पेशल यूनिट लेंथ है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो आर थीटा इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, देखो यहां पर एक चीज और बता दूं, जैसे रेसिस्टिविटी लेते हैं तो अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अल्फा नेगेटिव किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। सब बातें वही फॉलो करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन आर वेरीज, नहीं सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहां पे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ पर डिपेंड किया और किस पर डिपेंड किया? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, एल पर, ए पर, और किस पे? रो पर। और रो दो चीजों पर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, यानी इतने चीजों पर क्या करता है? रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए होता क्या है, यहां पर किसी भी वायर को ले, उस वायर की रेसिस्टेंस आर है, इससे यदि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट पास होती है, तो यहाँ पर हीट एनर्जी डेवलप होता है। ठीक है, और वही एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, और यहां से 1 यूनिट जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, जो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर मीन्स एनर्जी बाय टाइम। तो यहां पर एनर्जी बाय टाइम कर देंगे तो टाइम टाइम कैंसिल, यानी पावर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर, या नहीं तो आई के जगह पे भी बाई आर रखेगा तो भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कटेगा, भी स्क्वायर बाई आर। और एक फॉर्मूला और होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो देखिए पावर का ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब वोल्टेज और करंट मालूम रहेगा। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब वोल्टेज और रेसिस्टेंस मालूम रहेगा। ये वाला फॉर्मूला कब मान लगाएंगे? जब करंट और रेसिस्टेंस मालूम रहेगा। अब देखो एक बल्ब है जिस पर रेटेड रहता है, लिखा हुआ रहता है, कभी कभी देखिएगा 100 वाट, 220 वोल्ट, या तो 10 वाट, 9 वाट, 6 वाट, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा और उस पर वोल्टेज दिया हुआ रहेगा कि ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब पे मान लो 100 वाट है और 220 वोल्ट है।
100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड, यानी किसी बल्ब पे 100 वाट और 220 वोल्ट रेटेड है, मार्क किया हुआ है। इसका मेनली मतलब हुआ, मीनिंग हुआ कि इस बल्ब को यदि 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड, क्योंकि उतना उसकी पावर है। यही चीज रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी, क्योंकि देखिए पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर तो इधर तो पी इधर, तो वी स्क्वायर बाई पी यानी वी डिजाइन स्क्वायर बाई पी डिजाइन। तो इससे तुम जो रेटेड रहेगा उससे क्या कर सकते हो, रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, सिंपल। अब देखिए, यदि इस बल्ब को आप क्या करते हो, यहां पर सप्लाई देते हो, ठीक है, वोल्टेज, तो उस केस में पावर जो कंज्यूम्ड होगा, क्योंकि कंज्यूम्ड करेगा सप्लाई के हिसाब से, ठीक है, तो सब भी सप्लाई बाई भी डिजाइन का स्क्वायर इंटू पी डिजाइन। यदि भी सप्लाई और भी डिजाइन इक्वल होगा तो जितना डिजाइन किया हुआ है पावर, वही पावर कंज्यूम करेगा। अब देखिए आगे, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दो बल्ब मैंने लिया, पावर जो है से कनेक्ट है, P1 P2 सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में पावर जो इक्विवेलेंट होती है 1/P1 प्लस 1/P2 होता है। जितना रहेगा वहां तक चले जाए। अब देखो, इन सीरीज लो वाटेज बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन हाई वाटेज बल्ब, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लो वाट का रहेगा वो हाई जो है से ब्राइटनेस वाला होगा, ज्यादा ब्राइट होगा, ज्यादा चमकीला, और जो ज्यादा पावर वाला होगा वो कम ब्राइट होगा। इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी बल्ब को मैंने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो पावर होती है P1 प्लस P2 होता है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर मैक्सिमम होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर मिनिमम होगा। देखो पैरेलल में हाई वाटेज बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन लो वाटेज बल्ब, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही ज्यादा ब्राइट होगा जो क्या होगा, ज्यादा वाट का होगा, ज्यादा पावर का होगा। इसलिए देखते हैं कि हम लोग के जो डोमेस्टिक सर्किट है, जो घरेलू परिपथ है, उसमें ज्यादा वाट का बल्ब लगाएंगे तो ज्यादा लाइट देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो डोमेस्टिक सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए आगे, इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी जब किसी सेल को लेते हैं तो सेल के अंदर जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसमें मटेरियल जो होती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, केमिकल को। वो इलेक्ट्रोलाइट करंट के अपोजिशन को ऑफर करता है, यानी उसको रोकने का प्रयास करता है और रोकता भी है। तो वही क्या है, सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होता है उसके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ज्यादा डिस्टेंस तक, तो ज्यादा अपोज होगा। कम होगा डिस्टेंस सेपरेशन तो कम होगा, ठीक है। फिर होता है एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी एरिया जितना ज्यादा लिक्विड में डिप्ड होगा, इनसाइड होगा, उतना कम रेसिस्टेंस होगा, यानी आर वेरीज 1/A। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इंटरनल रेसिस्टेंस होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन को कम करिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है सेल का वो कम जाएगा, और यदि टेम्परेचर को कम कर देंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। देखिए ये सेल है, सेल का ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया मैंने। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट और इसके बिटवीन जो वोल्टेज होगी वही इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा।
तो इसमें जो करंट पास होती है इस सर्किट में टोटल ईएमएफ बाई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब देखिए, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब सेल से करंट ले रहे हैं, किसमें, सर्किट में, तो इसका केस बनेगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यानी जो यहां पर वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, तो सेल के ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल होता है उससे। व्हेन सेल इज चार्जिंग, यानी इसी सेल को यदि हम चार्ज करते हैं, तो इसको जब चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जितना इसका वोल्टेज होता है उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज होनी चाहिए, उससे ग्रेटर वोल्टेज होनी चाहिए, जिसकी फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। प्लस इसलिए होता है क्योंकि जब डिस्चार्ज करते हैं तो सेल में करंट इधर से इधर फ्लो करती है, और जब इसको चार्ज करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट देते हैं, यानी ये जो करंट है वो नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस केस में जो यहां पर टर्मिनल वोल्टेज होगी, देखो ई से बड़ा होगा क्योंकि ई प्लस आई आर करते हैं तब भी आता है, ठीक है, मतलब ई 10 वोल्ट है, ये आया 2 वोल्ट, तो 10 प्लस 2 12 ये हो गया, यानी ईएमएफ से बड़ा हो गया। ओपन सर्किट, सर्किट ओपन रहेगी तो करंट क्या होगी, जीरो होगी, और जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज और ईएमएफ आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। फॉर आइडियल सेल, यदि आइडियल सेल रहेगा तो उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगी, आइडियल सेल की रेसिस्टेंस इंटरनल जीरो होती है, तो उस केस में भी V और E आपस में बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, ये चीजें हो गया। अब देखिए आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में फर्स्ट आता है सीरीज, सीरीज में भी आता है फर्स्ट टाइम राइट कनेक्शन। देखो R1 R2 रेसिस्टेंस है इंटरनल, ईएमएफ E1 और E2 है, दोनों को राइट कनेक्शन किया मैंने, तो टोटल ईएमएफ लूंगा तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, टोटल रेसिस्टेंस लूंगा सीरीज में तो R1 प्लस R2 हो, तो उसी तरीके से जितना सेल रहेगा वो लिया जाएगा। रॉन्ग में रहेगा तो अपोजिट रहेगा। तो देखिए जो बड़ा है उसमें से जिसको सिंपल डायरेक्शन मान लेते हैं, और जो उसके अपोजिट हुआ वो माइनस कर देंगे, जो जो सेम डायरेक्शन में रहेगा सेम नेचर सेम तरीके से ऐड रहेगा उसको ऐड कर लीजिए, और जो अपोजिट है उसमें से माइनस कर दीजिए। लेकिन रेसिस्टेंस को उससे मतलब नहीं, रेसिस्टेंस दैट मींस करंट इधर से जाए चाहे उधर से आवे, उसका काम है दोनों सिचुएशन में अपोज करना, इसलिए R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ही रहेगा। नेक्स्ट, एन आइडेंटिकल सेल है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये देखो राइट कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो राइट कनेक्शन जब किया हुआ है ईएमएफ ई ई ई कहां तक, एन तक, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू एन ई प्लस ई एन तक करेंगे, और इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये देख रहे हो आर है रेसिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल, अब सेल से कनेक्ट जब है तो इसमें करंट फ्लो करने लगी, देखो इससे जाने लगी करंट आई, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ मतलब एन ई बाई टोटल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो एक्सटर्नल कैपिटल आर, इंटरनल एन आर हो गया। अब देखो इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर जो है इंटरनल एन आर से बहुत बहुत छोटा है, मतलब कैपिटल आर इतना छोटा है कि एन आर के सामने इसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं, तो उस केस में कैपिटल आर को भगा दोगे तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर, एन एन कट जाएगा तो ई बाई आर होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि आप एक सेल को ऐड करते हैं तो पर भी ई आर आता है, यदि 5 सेल को ऐड करते हैं तो पर भी ई बाई आर आएगा, मतलब सीरीज में इस केस में कितना हूं सेल जोड़ दीजिए करंट एक ही सेल के इक्वल आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम। यानी आई कैसा है,
तो इस केस में मिनिमम है। कंडीशन 2, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इस केस में कैपिटल आर जो है इतना बड़ा है कि एन आर के सामने उसका औकात नहीं है, माने बहुत छोटा है। उसको ऐड करने से कैपिटल आर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने से कैपिटल आर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एन आर को वहां से हटा देना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई कैपिटल आर आएगा। अब इसमें खास बात यह देखने को मिला कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा करंट होगा। इस केस को बात किया जाएगा कि यह मैक्सिमम है, यानी इस केस में मैक्सिमम करंट, इस केस में मिनिमम करंट। ओके, ऐसा देखा जाता है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल ऑफ डिफरेंट ईएमएफ। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 E2 और R1 R2 रेसिस्टेंस है और ईएमएफ वाला है। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट लोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगी, और इसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस, देखो प्लस में E3/R3 जितना रहेगा वहां तक चले जाए, लेकिन यदि 2 है तो 2 ही तक रहेंगे। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2 आएगा। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ये बात है कि n आइडेंटिकल सेल्स लें। अब देखो n सेल तक गए, ये क्या है, n थे, ठीक है, पैरेलल में। तो सबसे पहले पैरेलल में ईएमएफ क्या होगी, इक्वल होगी। यहां पर एक ही सेल के इक्वल होगी। आर इक्विवेलेंट लोगे तो पैरेलल में R बाई एन हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस R बाई एन, and total EMF by total resistance यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लेनी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, R वेरी वेरी ग्रेटर देन R बाई एन यानी एक्सटर्नल वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल। तो इंटरनल बहुत छोटा रहेगा तो इसको भगाइए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर E बाई आर आएगा। हो गया। इस केस में कितना हूं सेल कनेक्ट कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी करंट जो आएगी वो मिनिमम आएगी। और यहां पे अगर क्या है, आर वेरी वेरी लेस देन आर बाई एन, यानी इंटरनल जो है वो बहुत बड़ा है एक्सटर्नल से, तो एक्सटर्नल अपनी भगा वो, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर बाई एन रहेगा। तो ये कहां चला जाएगा, एन ई बाई स्मॉल आर। इससे क्या मिला कि जितना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा उतना करंट इंक्रीज करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट अब देखिए यहां पर मिक्सचर कॉम्बिनेशन। तो सेल कनेक्ट है सीरीज में सीरीज में सीरीज में, सबको फिर क्या है, पैरेलल है, एक रो में एन तक और ऐसा ऐसा कितना रो, एम रो है। तो देखिए ई इक्विवेलेंट लोगे तो एक रो का एन ई, आर इक्विवेलेंट एक रो का एन आर बाई एम, एन आर और क्या है रो एम है, तो एम से डिवाइड कर दो। पैरेलल में ये जो आएगा इक्विवेलेंट सब पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में नंबर से डिवाइड करनी। और ये तो जानते हैं कि पैरेलल में जो एक रो का ईएमएफ आया वही सबके लिए माना जाएगा। हो गया। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। आई मैक्सिमम का केस कब होता है, जब जो है से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस आपस में इक्वल हो, तो करंट इस सर्किट में मैक्सिमम होती है। मानी वो थॉट हो गया, कंडीशन हो गया मैक्सिमम करंट से रिलेटेड कि करंट मैक्सिमम तभी होगी जब जो है से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस आपस में जब बराबर हो। देखिए अब आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जिसको जक्सन लॉ के नाम से जानते हैं फर्स्ट को, जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, केसीएल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जंक्शन पॉइंट है और इस जंक्शन पॉइंट पे करंट की जो अलजेब्रिक सम होती है वो जीरो होता है। मतलब जितना करंट आएगा उतना
चला जाएगा। आने वाला पॉजिटिव और जाने वाला नेगेटिव ऐड करेंगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि बचेगा कुछ नहीं वहां पे। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 एंड इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि यहां पर जितना पहले जीरो था अभी भी जीरो है, आया और चला गया सिर्फ। आगे देखिए, लूप लॉ जिसको कैवियल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यानी कोई क्लोज्ड सर्किट होती है तो उसमें टोटल वोल्टेज जो होती है वो उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है, तो सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई यानी ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये केस कब अप्लाई होगी? जब सर्किट में सेल रहे और रेसिस्टर रहे। यदि सर्किट में कैपेसिटर भी आ जाए तो उस केस में कैपेसिटर का वोल्टेज Q बाई सी लिया जाता है, तो उसका भी अलजेब्रिक सम बनाया जाएगा तो वो वोल्टेज जीरो होगी। और सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट, अब देखिए आता है एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर किया जाता है। इसको सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। यदि आइडियल एमीटर होती है तो उसकी रेसिस्टेंस जीरो होती है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट लगा देते हैं, देखो शंट है ये, शंट मतलब ये हुआ लो रेसिस्टेंस, शंट मतलब लो रेसिस्टेंस को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का मतलब होता है ओवरऑल रेसिस्टेंस को कम करना। ठीक है, तो यही बन जाता है एमीटर। यहां से करंट आई आया तो इसके फुल डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर से करंट आई जी जा रहा है, तो इधर आई जी तो इधर आई माइनस आई जी। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना है, इसकी जो रेसिस्टेंस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों है, तो R1 और R2 ले लो, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो R1 G हो गया, फिर S हो गया, G प्लस S हो गया। अब देखो यहां पर होता है क्या कि इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज आपस में इक्वल होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका वोल्टेज जी आई जी, इसका वोल्टेज इतना होगा एस इंटू इतना, तो एस मल्टीपल हो जाएगा। और आई जी की तरफ ले लाओगे तो आई जी का केस ये वाला आ जाएगा, ये जो है से आ जाएगा। अब देखो दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या करते हैं, सर्किट में दो पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसको मेजर करते हैं। इसको सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं, जिन दो पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज निकालनी है। आइडियल जो वोल्ट मीटर होती है उसकी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। अब देखो इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और आमीटर में रेसिस्टेंस कम होनी चाहिए। कनेक्ट कर दे, इसमें फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट जाने लगा आई जी, तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी जी प्लस आर होगी, इसकी जो वोल्टेज होगी आई इंटू रेसिस्टेंस हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। अब देखो यहां पर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है वो आपको केवल और केवल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़नी है। लेकिन यदि यहां पर P और Q है, R और S है, तो P बाई Q और R बाई S को कंपेयर किया गया तो P बाई Q लेस देन R बाई S आया, तो उस केस में वोल्टेज जो B पर होगा वो ग्रेटर होगा D से, यानी करंट जो जाएगा हाई टू लो, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो इधर की तरफ जाएगा, यानी I फ्रॉम B टू D हो गया। बट यहां पे यदि इसी को रिवर्स कर दिया जाए, P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस, तो रिवर्स हो जाएगा वोल्टेज वाला कंडीशन VB और VD में, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो अगर ये लो ये हाई से लो की तरफ करंट जाएगा, यानी I फ्रॉम D टू B, I फ्रॉम D टू
बी होगा। अब देखो, यदि इसका रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा तो इसका वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ब्रिज इज बैलेंस्ड, IG इज इक्वल टू 0, देन VB इज इक्वल टू VD, तो उस केस में P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। जब इस सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा, मतलब ये एक प्रकार का रेसिस्टर से करंट पास नहीं करेगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, बिना काम का है। इसलिए इस बीच वाले को ऐसे सिचुएशन में जब इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो, तो ये जो बीच वाला केस था उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो निकम्मा होता है सर्किट के लिए। अब इस केस में क्या होगा, इधर से दोनों सीरीज और इधर से दोनों सीरीज, और फिर इसका इक्विवेलेंट पैरेलल हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, और व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ कंपैरिजन करने वाला है, जिससे अननोन रेसिस्टर को कंपेयर करके आप बतला सकते हो। लेकिन यहां पर मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, जिसकी खास बात यह है कि एल शेप का 2 फॉयल लिए, ठीक है, इसके बाद एक सीधा फॉयल लिए, इन दोनों गैप में एक रेसिस्टेंस बॉक्स जिसकी रेसिस्टेंस है R कनेक्ट कर दें, ये दोनों गैप में एक रेसिस्टर लगा दिए जो अननोन है, जिसके रेसिस्टेंस को नहीं जानते हैं, जिसके रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। और यहां पर A और C एक मैग्नीन वायर, जिसको मीटर ब्रिज का वायर बोलते हैं, कनेक्ट कर दिया गया। उसके नीचे एक स्केल लगा दिया गया जो मीटर स्केल है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसीलिए तो बोला गया इसको मीटर ब्रिज, क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर है। अब देखो, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और गैल्वेनोमीटर को यहां से कनेक्ट करके यहां पर लाए हैं इस वायर के पास, और इधर से एक जो है से सेल को स्विच के साथ कनेक्ट कर। अब जैसे करंट को भेजते हैं, तो करंट भेजते हैं, और जौकी जो यहां पर है गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, उसको स्लाइड करते हैं, एक पॉइंट खोजते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, है ना, तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा, और बैलेंस्ड हो जाएगा तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये चीजें, तो यहां पर वही चीजें हुआ, बैलेंस हुआ एल पे, तो इधर बचा 100 माइनस एल, क्योंकि 100 सेंटीमीटर वाला था। तो यहां से व्हीटस्टोन ब्रिज से P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यानी P बाई क्यू, P के जगह पे L दे दो, क्योंकि लेंथ क्या है, L है, तो L लेंथ में रेसिस्टेंस LR मान लो, और इसमें रेसिस्टेंस 100 माइनस एल इंटू आर, तो ये दोनों करे रखेंगे तो RR कट जाएगा, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, तो L बाई 100 माइनस एल, तो हमको R बाई एस निकाल, तो R बाई एस, L बाई 100 माइनस एल, एस इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस एल बाई एल इंटू ये हो जाएगा R। यही हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। तो ये रहा रिव्यू, यानी माइंड मैप, फार्मूला का रिवीजन ये चैप्टर का।